है कि आंसर राइटिंग के बिना यूपीएससी में कुछ खास नहीं किया जा सकता है। आंसर राइटिंग का होना बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए आज हम लोग उत्तर लेखन के बारे में बात करते हैं कि उत्तर लेखन क्या होता है, उत्तर लेखन कैसे कार्य करता है। आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्यों है, क्यों बार बार जो है हमारी एकेडमी बार बार जो है वो आंसर राइटिंग पर इतना फोकस कर रही है, और इसकी जो महत्व है उसके बारे में हम क्यों आपको जागरूक करना चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ा मिथ जो है, सबसे पहले ये समझिए इसको कि मिथ क्या है, जो इसमें बहुत ज्यादा जो है एक निगेटिव चीज आती है। मिथ ये है कि अभी हमें आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है, अभी तो हम बिगिनर हैं, अभी तो हमें पढ़ना है, पहले हम पढ़ लेंगे तब लिखेंगे। सबसे बड़ी जो गलती होती है, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता भी है, और कई बार इंस्टीट्यूट उसको कहते भी हैं कि अभी तुम्हें क्या, अभी तो पढ़ लो यार, अभी आंसर राइटिंग क्यों करना चाह रहे हो, तो क्या क्या लिखोगे उसमें, और ये सबसे बड़ी आपसे गलती हो जाती है और आप अपना सबसे बेशकीमती टाइम खराब कर बैठते हैं। नतीजा क्या होता है, जब आप इसमें उतरते हो, जब रियल टाइम पे आप आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि अरे हमें बहुत सीखना है। नतीजा क्या होता है कि आपका एक साल पूरा का पूरा खराब हो जाता है। हमारा लगातार यहाँ यही प्रयास है कि हम आपको सही चीजें बताएं और ये आपको कह सकें कि आप किस तरह से अपनी चीजों को मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि कब से शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग, कब से शुरू करनी चाहिए, When to begin, राइट? ये क्वेश्चन आपका भी होगा, When to begin, हम कब से इसको शुरू कर सकते हैं। तो मेरा आज में आपको एक ही जवाब होगा कि जस्ट स्टार्ट नाउ। जिस दिन आपका फर्स्ट डे हो उसी दिन आपको अपनी राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, राइट? उस दिन आपको अपनी राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। और ये बच्चा जो बार बार मैसेज कर रहा है कि फीस कितनी है, प्लीज यहां स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई पड़ेंगे 22 या 33 के या 845434 का, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आप जो है जो भी जानकारियां आपको एडमिशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, हमारे फ्री कोर्सेज के बारे में, हमारे करिकुलम के बारे में जो भी आपको जानकारियां चाहिए वो आप यहां पर बात कर सकते हैं। यहां भी मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत संजीदा बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बीच में ये सारी चीजें तय होती हैं। और ये वो बातें हैं जो आपको जल्दी नहीं बताई जाती हैं, आपको इसका महत्व नहीं पता चलता है, जिसके साथ अभी मैं डील करने जा रहा हूं, राइट दोस्तों? तो कब से शुरू करना चाहिए? नाउ, अभी से शुरू करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो यूपीएससी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे अभी अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं? तो भाई मैं इसका आपको जवाब दूंगा कि आंसर राइटिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आंसर प्लस राइटिंग, राइट? आपको क्या करना है, आंसर शब्द को अभी आप डिस्कार्ड कर दो। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप नए हैं, और आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू करनी है अपनी राइटिंग। क्या करनी है? राइटिंग, लिखना। लिखना तो हम सभी जानते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हो गए, 12 पास कर चुके होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, तो यहां पर आंसर राइटिंग की जो है वो शुरुआत करना। आपको राइटिंग शुरू करना है, आंसर नहीं। अभी अगर आप बिगिनर हो तो अभी आंसर नहीं जाना है। राइटिंग में क्या आता है? राइटिंग में जैसा पहले मैंने बताया कि मैं जब एनएलपी ट्रेनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर ट्रेनर हूं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि राइटिंग का मतलब होता है आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपका जो ब्रेन का हिस्सा है, और आपका जो हैंड है, यानी इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको जो है वो एक्टिव करना पड़ता है। मोटर एक्टिविटी यानी आपका दिमाग क्या सोच रहा है और आपका हाथ उसके अकॉर्डिंग लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, इसका हम लोग जो है न्यूरल नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हमें राइटिंग की बहुत आवश्यकता होती है। किसी दिन आप चुपचाप उठिएगा और आप लिखना शुरू करिएगा, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, यार लिखे कहां से, यार शुरू कहां से करें, यार समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में इतने बातें घूम रही हैं, क्या लिखूं मैं इसमें, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहां से करें। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। 86,000 थॉट्स आपके दिमाग में रन कर रहे होते हैं और उसमें क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ये आपको नहीं पता होता। क्या कारण है कि आपके दिमाग में विचार तो हैं ढेर सारे, आपके दिमाग में विचारों की तो बम्बार्डमेंट है, लेकिन आपके पास मोटर एक्टिविटी नहीं है। यानी आपका जो न्यूरल नेटवर्क है, जो ये पूरा उसके साथ डिफाइन है, वो उसको क्या कर रहा है, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपकी गली में क्रिकेट खेलने वाला बंदा हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी जो क्रिकेट खेलता हो, और एक विराट कोहली या और रोहित शर्मा या कोई और महान खिलाड़ी। तो अब उसमें क्या होता है कि जब से ही इस गली मोहल्ले खेलने वाला वो जो उठा के भांज देता है, छक्के के लिए जा रहा है, उसकी जगह अगर आप कभी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में डालें तो वो शायद जो है पैंट गीली कर बैठेगा पिच पे, जब उसके सामने अच्छे से अच्छे बॉलर होंगे। आपने देखा होगा कि वहां पर ये जो महान खिलाड़ी बनते हैं, ये भी इसी गलियों से निकले होते हैं, इन्हीं छोटी छोटी जगहों से आए होते हैं, और जब ये वहां पहुंचते हैं तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मोटर एक्टिविटी, मतलब वो फास्ट बॉल पर भी उसी के अकॉर्डिंग, देखिए कितना जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉल आती है, और उसमें डिसाइड कर लेना है कि मुझे अगले पैर पे खड़े होना है, पिछले पैर पे खड़े होना है, मुझे जो है वो राइट पे बॉल लेनी है, लेफ्ट पे बॉल लेनी है, कितना फास्टर होता है। तो उसका क्या होता है, उसको मोटर एक्टिविटी कहते हैं। वो सालों से प्रैक्टिस करते हैं, सालों से प्रैक्टिस करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरा जीवन खाली एक ही काम में लगा दिया, और इतनी प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा इतने महान खिलाड़ी होने के बाद उनको नेट प्रैक्टिस कराई जाती है, वो घंटों नेट प्रैक्टिस करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उनका जो मोटर एक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नतीजा होता है वो बॉल फेंकते हुए उनको अंदाजा हो जाता है कि मुझे अपना, उनका दिमाग जैसे सोचता है, अंदाजा लगाता है, उनकी बॉडी, उनका पैर, हाथ, बॉडी का जो है वो बैलेंस, वो सब कुछ एक साथ जो है अलाइन हो जाता है। इसी को हम लोग प्रैक्टिस या मोटर एक्टिविटी कहते हैं। यही सेम सिद्धांत हमारे आंसर राइटिंग में भी काम करता है। अगर आपका दिमाग सोच रहा है तो मोटर एक्टिविटी में तुरंत के तुरंत मुझे उस आंसर को जो है
डिफाइन करना है। स्टूडेंट को यह बात पता ही नहीं होती है कि इसको हमें कैसे डील करना है, और नतीजा क्या होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। आपको सबसे पहले जो हमारी एकेडमी का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो हमेशा मैं कहता हूं कि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। हम सिर्फ सिलेबस पूरा कराने पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिलेबस को पूरा कराने के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो चीजें जो कल आपको फेल कर सकती हैं, वो चीजें जो आपको आपकी पूरी सेगमेंट से बाहर कर सकती हैं, वो सभी जो है हमें आपको सिखाना है, आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाना। और इसके लिए मुझे जो भी बेस्ट से बेस्ट लोग हमारे इस मंच पे मुझे लग रहा है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको मैं यहां लाने की कोशिश कर रहा हूं। उनको मैं जो है वो इस सेमिनार, इसके तमाम तरीकों से मैं आपको जोड़ रहा हूं। तो आपको नंबर 1 आपको क्या काम करना है? नंबर 1 आपको डेली 2 पेज, ये मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं, और जिन स्टूडेंट ने मेरी बात को फॉलो किया आज उनकी राइटिंग में बहुत सुधार आ गया। डेली 2 पेज डायरी उठाइए, और आपने जो दिन भर में एक्टिविटी की, आपके पेरेंट्स से आपकी क्या बात हुई, आज आपने क्लास में क्या सीखा, आपका कैसे जो है थॉट्स निगेटिव हुए, कैसे पॉजिटिव हुए, आपको डेली 2 पेज लिखना ही लिखना है। ये आपकी आदत में जाना चाहिए। फर्स्ट जो आपका 45 टू 90 डेज आपका सफर जाएगा वो आपका इसी मोटर एक्टिविटी के साथ ही जाना चाहिए, इसी के साथ आपका मूवमेंट होना चाहिए। 2 पेज डेली, ठीक है, ये आपको डेली का डेली लिखना है, और आपकी दिन भर की एक्टिविटी लिखनी है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ये पेजेस लिख रहे हो तो आपका जो फाइनल नोट होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी फाइनल चीज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी अगर आपको सुझाव दे रहे हैं, यस आज मैं अपना टाइम टेबल पूरा नहीं कर पाया लेकिन डेफिनेटली मैं कल करूंगा, ये एग्जाम मेरा है, मुझे जो है इसको क्वालिफाई करना है और मैं कर सकता हूं, मुझमें कोई कमी नहीं है, राइट। तो आपको सबसे पहले यहां पर यह काम करना है। और ये विज्ञान का, न्यूरोलिंक का ये बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में ये जाना जाता है। सो यू हैव टू डू दिस। आपको क्या करना है? इस मोटर एक्टिविटी को आपको फॉलो करना है। क्लियर? सो नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग, आपको इसके आगे मूवमेंट होना चाहिए। डन? तो आपको 2 पेज लिखना है। अब इसके बाद जब आपकी ये आदत, आपकी 45 टू 50 डेज ये आपको चलेगा, आप कम से कम इसको अपनी हैबिट करेंगे, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, जब आप डायरी लिखना शुरू करेंगे आप देखेंगे 1 पेज लिखने में आपको अच्छा खासा टाइम लग रहा है, अच्छा खासा टाइम लग रहा है। इसके बाद आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि अभी आप उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। मेरे पास चूंकि मैं कई सालों से डायरी लिखता हूं, तो आज मैं देखता हूं कि मैं कोई बहुत बात होती मैं महत्वपूर्ण मुद्दों को टू द पॉइंट लिख सकता हूं, लेकिन पहले की अगर मैं डायरी देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत ब्लर हुआ करती थी, उतना जो है उसमें गहराई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि प्रैक्टिस से आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ चले जाते हो। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आंसर राइटिंग करने से पहले, अब हमारे जो स्टूडेंट हैं अब और सीरियस राइटिंग करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग करने से पहले आप क्या होता है, आपके दिमाग में कई चीजें होती है, मुझे पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है, आप ऐसे पैराग्राफ लिखते चले जाते हो। शुरुआती दौर के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल गलत मेथड है, ये आपके दिमाग को बहुत ब्लर करेगा और आप इसका आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर लिखना है, फ्लो चार्ट या स्पाइडर डायग्राम, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी समय तक होनी चाहिए। क्या करना होगा इसमें आपको, आप गए और मान लीजिए आज आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध की स्थापत्य कला, मान लीजिए आपके हिस्ट्री ने टीचर ने पढ़ाया, पर टिप्पणी करें, ठीक है, यानी कि जो स्कल्पचर ऑफ बुद्ध है उसके बारे में आपको बात करना है, उनकी मूर्ति कला कैसी रही। अब इस पर जो है आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखने जाएंगे तो आपके दिमाग के साथ आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस तो है नहीं। अभी तो जैसे आज अगर हम महान खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली किसी बॉल को हुक भी कर सकता है, या सचिन तेंदुलकर उसको हुक कर सकते थे, उसको जो है लॉन्ग ड्राइव पे खेल सकते थे, उसको गली में मार सकते थे, तो ये सारा काम वो कर सकते थे। लेकिन अभी जो एक बिगिनर खिलाड़ी है, क्योंकि उनको उनकी क्या उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनका बॉडी, उनका माइंड, उनकी मोटर एक्टिविटी बहुत हाईली एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन हर किसी के बस का ये नहीं है। अभी आप बिगिनर हो तो अभी आप एक एक शॉट को सीखोगे। पहले उन्होंने भी महीनों तक, जो आपने देखा, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था जीवनी में, कि उनके गुरु जो आचरेकर सर थे, उन्होंने उनको जो है वो बहुत ट्रेनिंग, मतलब उनको बहुत डाटा भी था, उनको सजा भी दी थी, और उनका अगर सिर्फ तुम्हें एक ही डायरेक्शन में अपनी बैट को लेकर, एक ही डायरेक्शन में महीनों तक सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में जो है, आगे चलकर सचिन का जो सिग्नेचर शॉट बन गया था वो, उसको उन्होंने महीनों तक प्रैक्टिस कराई। और कोई अगर वो काम करते उनके हाथ बांध देते थे या उनको सजा मिलती थी, तो इस तरह से जो है वो उनको प्रेरित करते थे कि एक ही शॉट आपको जो है करना है। इसीलिए सीखने की प्रक्रिया होती है द वन थिंग, यानी आपको पहले एक चीज पर अपनी कमांड करनी है, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और करते 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 समय के साथ आप सभी चीजों में आप मास्टर यानी हरफन मौला हो जाओगे। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जो बिगिनर हमारे स्टूडेंट हैं, क्या करना है, फॉर मैंने मान लो बुद्ध के बारे में लिखा कि अब मुझे इसके बारे में बात करनी है, क्लियर, फर्स्ट थिंग। तो मान लीजिए मैंने पढ़ा कि भाई गांधार शैली है, फिर मैंने पढ़ा मथुरा शैली है, मुझे याद है, ठीक है, फिर भरहुत के बारे में मैंने बात कर लिया। गांधार में क्या मुख्य बात है कि मान लीजिए कि गांधार शैली में जो है वो आंखें कैसी हैं, कपड़े के मोड़ कैसे हैं, मथुरा शैली में पत्थर कौन सा लगा है, ये किसने किया था, ये कहां पाया गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर लिखने की बजाय एक पेपर को मैंने हॉरिजॉन्टल लिया और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने यहां पर डाल दी।
यहां पर ये जो है काम होता चला जा रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि बुद्ध की शैलियों में अब कितनी तरह की मुद्राएं हैं, बुद्ध की मुद्राएं, ठीक है, मान लो 12 तरह की मुद्राएं हैं। तो उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा क्या काम कर रही है, ठीक है, भूमि इसमें जो है वो अपनी आत्मा का साक्षी बना रहे हैं। तो अब जो इनसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मुझे पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं उसको मैं करता जा रहा हूं। थोड़े समय बाद मेरी नॉलेज और बढ़ती है समय के साथ, तो फिर मैंने इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया, ठीक है, कि भाई जो आपका जो यूट्रोपियाई क्षेत्र था, यानी विदेशों से भी भारत जो बुद्ध की मूर्तियों को प्रभावित किया गया, तो मैंने यहां पर जो है वो इंडो बैक्टीरियाई के बारे में लिख दिया। मैं इसमें ऐड ऑन करता चला गया। इसमें मुझे क्या होता है कि मुझे ग्रामर और वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे जो चीज चाहिए मैं पहले अपने थॉट्स डेवलप करता हूं, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट। मान लो बुद्ध के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है, बुद्ध के बारे में, तो आपने गांधार के बारे में लिखा, यू जस्ट राइट इट कि भाई आप इनकी जो है स्कल्पचर के बारे में बताइए, ठीक है, बुद्ध के बारे में आप बता रहे हैं। तो अब आप यहां पर मथुरा हो गया, उनकी जो है पोस्चर्स क्या क्या है, आप इन पे बात करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पहला स्टेज होना चाहिए राइटिंग। जो भी हमारे बिगिनर स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जिनको 2022 में, 23 में, 24 में जब भी देना है, सबसे पहले आपको अपनी डायरी उठानी है और 2 पेज डेली लिखना है और उसका चार्ट बनाइए। आप एक चार्ट उसमें बना लीजिए कि ऐसे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाइए, खुद की ट्रेसिंग करिए, ठीक। मान लीजिए इधर आप डेट लिख लीजिए, इधर टास्क लिखिए। मान लीजिए डेट XYZ है, आज की डेट, आपने डायरी लिखी कि नहीं लिखी, 2 पेज, डन। मान लो ABC डेट पर आप आए, आपने 1 पेज ही लिखा, नहीं लिख पाए, हाफ डन, ठीक है। एक दिन ऐसा आया, ठीक है, मान लो DEF में, डेट में आपने क्या किया, नो, आप नहीं लिखे, आप आलस कर गए। तो आप अपना एक चार्ट मेंटेन करिए कि मैं किसी आदत को जब बना रहा हूं तो उस पर कितनी मेहनत कर रहा हूं, क्या चीजें जो है वो मैं करता जा रहा हूं। तो इस तरह से जो होगा आप अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर पाओगे। और से जब राइटिंग स्पीड आपकी बनने लगे तब आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पे आप फ्लो चार्ट में लिखना शुरू करिए, स्पाइडर डायग्राम बनाना शुरू करिए। आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग अभी मत करिए। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप NCERT टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी EMI आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की EMI जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली EMI आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूँ। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 87507212 या 8750711133, याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी EMI ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।